अस्सलामुअलैकुम क्लास। नेशनल एकेडमी में आज का हमारा टॉपिक है गजल के शेर की तशरीह करना। ठीक है, जमात आपकी जो भी है, खास तौर पे ये 9th और 10th क्लास में गजल की तशरीह आती है और इसमें बच्चों को समझ नहीं आती करना कैसे है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने गजल के अशार की तशरीह कैसे करनी है। गजल के शेर की तशरीह करना नज़म के शेर की तशरीह करना से मुख्तलिफ होते हैं। दोनों की तशरीह मुख्तलिफ होती है। ठीक है, कैसे? नज़म के तमाम शेर का एक ही मफहूम है, जैसे क्रिकेट और मुशायरा सब में एक ही था। किसान नज़म है, उसमें भी सारी नज़म में सिर्फ किसान की बात की गई है, लेकिन गजल के हर शेर का अलग मफहूम होता है। ठीक है, हर एक शेर का अलग मफहूम होता है, इसलिए गजल के शेर की तशरीह करना उसकी तशरीह करते वक्त कुछ बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? तशरीह आसान अल्फाज में, बोलचाल की जुबान में और रवा होनी चाहिए। मतलब कि जो तशरीह का क्या मतलब है, अगर आपने उन्होंने आपको एक शेर दिया है तो तशरीह ये है कि आपने उसे आसान अल्फाज में दूसरे को समझाना है कि वो कहना क्या चाह रहा है इसमें शायद। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपकी जो बोलचाल की जुबान है, जो आप आम बोलते हैं, उसमें आपने तशरीह करनी है और रवा के साथ करनी है। एक ही रवानगी के साथ चलना है। कहीं पे आपने कोई बात करे और अचानक से उसमें दूसरी बात ऐड नहीं करनी। ठीक है, पहला ये तरीका है। शायर ने शेर में अगर कोई तशबीह किसी से दी है, जैसे कि घोड़े से दी है, घोड़े को किसे दी थी? उमर से, कि कैसे हमारी उमर इतनी तेज दौड़ रही है, हमारी जिंदगी जो है तेज दौड़ रही है। तो उसमें उन्होंने क्या किया? तशबीह दी है, इस्तारा किया, या कोई भी इस तरह की सन्नत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, तो उसको आपने उसका अच्छे से मफहूम बताना है। ठीक है, इससे पहले वाले शेर में जैसे उन्होंने कहा है किसका कारून का खजाना, तो उसके बारे में आपने बताना है कि किस चीज से तशबीह दे रहा है शायर। अगर घोड़े थे तो उसको आपकी गुजरती हुई उम्र से तशबीह दी गई है। आपने इस चीज को मुकम्मल क्या कहते हैं समझाना है, इसकी वजाहत करनी है। शायर का शायरी मजाज और उसलूब पेश नजर रहना चाहिए। हर शायर का तशरीह करने का या शायरी करने का एक अलग अंदाज है। कुछ लोग मजाया करते हैं, कुछ इश्क हकीकी पे करते हैं, तो सबका अलग अंदाज है। उसके उस अंदाज को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, यहाँ पे एक शेर है जो मैंने लिखा हुआ है, जेरे जमीन से आता है जो गुले सोजे वक्फ, कारियों ने रास्ते में लुटाया खजाना। इसकी हमने तशरीह की है कि कैसे। सबसे पहले आपने बताना है इस गजल का नाम क्या है। तो गजल का नाम क्या होगा इसका? सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या। उसके बाद आपने बताना है कि शायर ने इसकी तशरीह नज़म लिखी है, तो ये किसकी नज़म है? ख्वाजा हैदर अली आतिश की नज़म है, शायर का नाम। उसके बाद आपने मुश्किल अल्फाज के मायने करने हैं। जेरे जमीन, जमीन से नीचे, ऐसे जितने भी अल्फाज हैं आपने खुद से ढूंढने हैं और उसके मायने लिखने हैं। उसके बाद आपने इस शेर का मफहूम बताना है कि इस शेर में शायर कह रहा है कि जितने भी फूल जमीन से निकल रहे हैं उनमें जो क्या कहते हैं सोना है, वो उनकी जो चमक है वो किस वजह से है? सोने की वजह से। वो सोना जो कारून का खजाना जो है वो जमीन में दफन हो गया है, वो फूलों के जरिए क्या कह रहा है? निकल रहा है। ये इसका मफहूम है। अब इसके बाद आपने इसकी तशरीह करनी है। जमीन में से जो फूल, मफहूम ये है, जमीन में से जो फूल उगता है वो जरे गुल लिए होता है। जरे गुल मतलब खजाने को कहते हैं, और ये खजाना कहाँ से आया? कारून के खजाने से। तशरीह शेर के पस मंजर में गुंजाने कारून या कारून का खजाना इस्तेमाल किया गया है। इसका आपने पूरा मफहूम बताना है। रिवायत है कि हज़रत मूसा के जमाने में एक इंतहाई मालदार और बखील शख्स था, जिसके पास बहुत मालो दौलत थी, लेकिन बखील था, बहुत तकब्बुर करता था, खुदा के होने से इनकार करता था। तो हजरत मूसा ने से कहा तुम ज़कात दो, मगर उसने क्या किया? इनकार कर दिया। ऐसे में अल्लाह के अजाब का शिकार हुआ और अपने खजाने समेत ही जमीन में दफन हो गया। तो शायर आतिश ने इसमें तलमई से ये नतीजा अखज किया है कि कारून के सोने के खजाने ने जेर जमीन जाकर भी चैन नहीं लिया। उसका जो खजाना है जमीन के नीचे भी उसे सुकून नहीं आया, और वो जेरे गुल की सूरत में जमीन से बाहर निकलता है। मतलब जितने भी फूल है उन सब में बाहर आता है, और हर फूल अपनी हथेली में, जेरे गुल मतलब वो छोटे से दाने जो होते हैं फूल के अंदर, उसमें वो खजाना लिए हुए हैं, जमीन से बाहर निकलते हैं। इस अनोखे ख्याल को मिर्जा गालिब ने भी कुछ यूं बयान किया है
جب بھی آپ نے تشریح کرنی ہے تو آپ نے اس کے لاسٹ میں ایک اور شعر لکھنا ہے، سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں کہ پہنائے ہوں گئی۔ شاعر کے کہنے کا مفہوم ہے کہ کچھ بڑے ہی حسین و جمیل لوگ تھے، دنیا میں بچے ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ شاید وہ کبھی اس دنیا سے جائیں گے ہی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایسے عظیم اور خوبصورت لوگ آئے ہیں، لیکن اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہا، نہ کسی کا حسن باقی رہا، نہ کسی کی مال و دولت رہی۔ آپ کے پاس کتنا ہی علم ہے، کتنا حسن ہے، کتنی مال و دولت ہے، ایک نہ ایک دن ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ حسین و جمیل لوگ تھے جو زیر زمین چلے گئے، مگر وہاں بھی ان کے حسن نے چین نہیں لیا، اور ان کا حسن و لالا گل کی صورت، گل کسے کہتے ہیں؟ پھولوں کی صورت زمین سے باہر نکل رہا ہے۔ آتش کے کہنے کا مفہوم ہے کہ ہر پھول زیر گل لیے ہوتا ہے، تو اس کی وجہ قارون کا سونے کا خزانہ ہے۔ صورتحال کو شاعری اصطلاح میں صنعت حسن تعلل کا نام دیا جاتا ہے، یعنی شاعر نے زمین سے اپنی ہتھیلی میں زیر گل لیے پھولوں کے اگنے کی وجہ بیان کی ہے، کہ پھول جو ہوتے ہیں ان کے اندر وہ جو دانے ہوتے ہیں ان کی کیا وجہ ہے، یہ بیان کی ہے۔ وہ اصل وجہ نہیں ہے، مگر شاعر نے کیا خوبصورت وجہ بیان کی ہے جس پر یقین کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار تھا کوئی بھی غزل اس کی تشریح کرنے کا۔ سمجھ آ گیا غزل اور نظم میں کیا فرق ہے؟ غزل میں ہر شعر کا الگ مفہوم ہوگا، اور نظم میں سب کا ایک ہی مفہوم ہوگا، ایک ہی ان سب کا موضوع ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔